Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 4, India's Foreign Policy. Here is the second video of this chapter. In the previous video, we understood the introduction of the chapter. In this video, we will try to understand the policy of non alignment and we will try to correlate the same topic with the topic that we have read in the first book under Cold War. Let's start the topic. द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। बेटा नॉन अलाइनमेंट का मतलब आप सब लोग जानते हैं। नॉन अलाइनमेंट वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, आपने कई बार इस शब्द को सुना है, इस शब्द को पढ़ा है। हम लोग नॉन अलाइनमेंट वर्ड पहले पढ़कर आए हैं जब हम लोग कोल्ड वॉर वाला टॉपिक कर रहे थे तब, और उस टॉपिक के अंदर हमने इसे एज अ मूवमेंट की तरह पढ़ा। वो नेशंस जो कि एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ज़्यादातर एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे और वो अपने आप को कोल्ड वॉर के अलाइंसेस से या कोल्ड वॉर के दो ब्लॉक से या फिर कहा जाए उस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर जो कि आपके सुपर पावर्स थे उनसे अलग एक, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे और अपनी इंडिपेंडेंसी, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर या फिर मैं कहूँ अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और वही सब नेशंस इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बन रहे हैं। तो हम लोग जब उसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें हम नेहरू का नाम पढ़ते हैं इंडिया की साइड से, और हम लोग यहाँ पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब नेहरू एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ नाम काम कर रहे हैं तो वो उस टाइम पीरियड पर हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ और हमारी फॉरेन पॉलिसी में किस तरीके से उसका एक पार्ट बनता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। जब इंडिया की जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है, बेटा देखो ये अपने आप में आइसोलेशन तो है नहीं कि अलग अलग स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो गए या फिर दुनिया को कोई खैर खबर ही नहीं है कि एक देश आज़ाद हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। एवरी वन इज़ अवेयर दैट कि इंडिया इंडिपेंडेंस को अटेन कर रहा है या करने वाला है, एंड it was a part of the world wide struggle against colonialism and imperialism। यानी कि किस तरीके से आप एक imperialistic form of government का एक colonization के अगेंस्ट एक नेशनल मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल है, और ये जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल है बेटा देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया ऐसा नहीं था। इंडिया के अलावा भी कई नेशन जो कि एशिया अफ्रीका में आते हैं उनको अपना कॉलोनीज़ की तरह बनाने की या उनके ऊपर अपना रूल जमाने की कोशिश की गई, जिसके अगेंस्ट अलग अलग टाइम पीरियड पर या फिर कहा जाए 1940s के बाद अलग अलग नेशंस ने अपने तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को या अपने देश को आज़ाद कराने के लिए मूवमेंट लॉन्च करनी स्टार्ट की। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया से कई सारे देश इंस्पायर भी हुए कि भाई हाँ हमें भी इंडिपेंडेंसी के लिए फाइट करना चाहिए। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द नेशनलिस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ द अदर कॉलोनीज। यानी कि जो जितने भी देश गुलाम हैं या फिर जितने भी देश कॉलोनीज हैं, ये वर्ड्स कहना ज़्यादा सही होगा, तो जितने भी नेशंस कॉलोनीज हैं उनके आपस में भी कहीं ना कहीं कनेक्शंस बने हुए थे। कुछ पुराने दोस्त हैं, पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है आपस में, तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को पास लेकर आ रही थी। यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। क्योंकि सबकी जो परेशानी है वो सेम है, जब सबकी परेशानियां सेम हो जाती हैं तो दोस्ती का एक और कारण मिल जाता है, तो ये चीज़ का बेनिफिट यहाँ पर उठाया गया। द क्रिएशन ऑफ द INA या इंडियन नेशनल आर्मी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन of the linkage established between India and overseas Indians during the freedom struggle। तो ये भी एक वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल है। जब हम लोग INA की बात करते हैं, किस तरीके से बोस ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए या फिर इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए किस तरीके से अपनी फ्रेंडशिप का या फिर अपने क्लोज रिलेशंस का, जो कि देश के बाहर उनके थे, उनका फ़ायदा उठाया और कहीं ना कहीं इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए अपना इन्वॉल्वमेंट देना स्टार्ट किया। इसके अलावा बेटा द फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ द डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम हमेशा जब भी बेटा देखो फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं ना,
तो फॉरेन पॉलिसी कुछ चीज़ों से इंस्पायर्ड होती है हमेशा, जैसे कि देश के इंटरनल क्या-क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यानी कि जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं वो भी उसे इंस्पायर करती हैं। इसके साथ-साथ आस-पास के जो नेशंस हैं, जो नेबरिंग नेशंस हैं, वो भी उसकी फॉरेन पॉलिसी को इंस्पायर करते हैं। इसके अलावा जो ओवरसीज़ नेशंस हैं, जो और दूर हैं, ये तो हो गए रीजनल नेशंस हो गए जो आस-पास के हैं। इसके बाद जो ओवरसीज़ जो दूर-दराज़ के नेशंस हैं, वो भी कहीं न कहीं पॉलिसीज़ को बनाने में, पॉलिसीज़ के प्रिंसिपल्स को सेटअप करने के अंदर एक मेजर और इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर वो कई बार जो नेशन है, वो अपने लेवल पर इन्हें अफ़ेक्ट करता भी है और इनसे अफ़ेक्ट होता भी है। और दोनों से, जो दूर देश बैठे हैं उनसे भी अफ़ेक्ट होगा और उनसे अपने आप को भी उनको अपने ऊपर अफ़ेक्ट डालने देगा। तो ये चीज़ें हर बार हम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा the foreign policy of nation reflects the interplay of the domestic and the external factor. Therefore, the noble ideas that inspired India's struggle for freedom influence the making of its foreign policy. तो हमारा जो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, जहाँ पर हम किन किन देशों से हेल्प ले रहे हैं और किन किन प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ को बनाने में भी अफेक्ट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं पूरी तरीके से। इसके अलावा बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided विद द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड पर सब लोग आज़ाद हुए। जब इंडिया या एशियन और अफ्रीकन नेशंस आज़ाद हुए तो उस टाइम पीरियड पर जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जैसे कि हमारी किताब का भी नाम था, तो जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसका भी एक फ्रेज चल रहा था। उस फ्रेज के अंदर हम कोल्ड वॉर को बहुत ज़्यादा सेंटर में रखते हैं और कोल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया या कोल्ड वॉर ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी नेशंस को अफेक्ट पहुंचाया उनकी फॉरेन पॉलिसी बनाते समय। जैसे कि अगर कोई देश यूएसए के साथ मिल जा रहा है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी की पूरी यूएसए के फेवरिंग होनी चाहिए। कोई यूएसएसआर के साथ मिल जा रहा है तो उसकी पॉलिसी इसको फेवर करने वाली होनी चाहिए ऑब्वियसली। या कोई देश इन दोनों को ही फेवर नहीं करना चाहता, वो इन दोनों से अलग रहना चाहता है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से प्लान किया जाए कि दोनों से उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले। इसके अलावा बेटा एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बेटा, उसके अंदर हम लोग जब कोल्ड वॉर एरा और नॉन अलाइड मूवमेंट एज अल्टरनेटिव मूवमेंट की तरह जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें हमने एक चीज़ को ध्यान से देखा दैट दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक मिलिट्री confrontations at the global level between the two blocks or between the two superpowers. The first one was the USA and another one was the USSR. The same period also witnessed a development like the establishment of the UN. अब यानी कि ऐसे मतलब देखो उस टाइम, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि 1940s का जो पूरा या मिड 19 और 40s का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है या जो पूरा का पूरा एरा है, उस डेकेड में हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं दुनिया में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा जाए तो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई देश अपने लेवल पर यूएसए या यूएसएसआर के साथ नहीं मिलना चाहता तो उसे फोर्स किया जाएगा। ऑब्वियसली उसे फोर्स किया गया, डिप्लोमेटिक तरीके से उसे अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की पूरी पूरी कोशिश की गई। बट एक टाइम पीरियड पर हमारे पास यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि कहीं ना कहीं हमें सेव करता हुआ चल रहा है। इसके अलावा बेटा द एमर्जेंस ऑफ द कम्युनिस्ट China and the beginning of the decolonization, so India's leadership had to pursue its national interest within the prevailing international context. अब हमें तो क्या है भैया, देखो हमें पहले अपना घर देखना है। कहने का मतलब हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फैमिली रिलेशंस या अपने सोसाइटी के रिलेशंस को एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमारी इच्छा है, हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे। अब दुनिया में जंग छिड़ रही है इसका मतलब तो है नहीं कि भैया हम भी जंग के मैदान में उतर पड़े। अब इंडिया जो है किसी भी तरीके से अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपना सेल्फ डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था।
अब क्योंकि उसको पता है कि भैया हमें 100 150 साल बाद ये डिसीजन मेकिंग पावर मिली है, डेमोक्रेसी हमारे लोगों को बहुत मुश्किल से मिली है, तो हम उस चीज़ के लिए सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। तो इंडिया के लीडर्स ने अपनी नेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ या अपने आप को किस तरीके से वो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को एंटर कराएँगे, इसके बारे में ज़्यादा सोचा। बजाय इसके कि कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर में से किसके साथ हम जाएँ जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उन्होंने नेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा सुपीरियर माना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे कि नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उस टाइम पीरियड पर हमने किस-किस तरीके से इस नाम की पॉलिसी को और ज़्यादा हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में।